हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम जो भी फरवरी मंथ के अंदर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की दुनिया में न्यूज़ आई थी, हमने उनको वीकली डिस्कस किया था। इस सेशन में हम लोग उसको पूरे मंथ का सेशन हम लोग कवर कर रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जिसने नहीं देखे वीक के उनके लिए भी फायदा है और जिन्होंने देखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं बता दूं, एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का टारगेटेड बैच हमारी ऐप पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके सब कुछ मिलेगा। सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सब कुछ आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो आप बाकी की डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप पे जाइए और फिर वहां पे आप इसकी बाकी जानकारी ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज आपको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आज। मान लीजिए आपके लिए एक सरप्राइज है। बहुत समय से बैंकिंग अवेयरनेस के लिए डिमांड उठ रही थी कि बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे स्पेशल टीचर जो है आ चुकी हैं, जिनका नाम है आफरीन मैम। आफरीन मैम के सेशंस हुआ करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन, एवरी थर्सडे शाम को 7 बजे। ठीक है, आज उनका पहला सेशन होगा 7 मार्च 2024 को। ठीक है, जो आज थर्सडे है, तो एवरी थर्सडे शाम को 7 बजे इनका सेशन हुआ करेगा। तो बैंकिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टैटिक पोर्शन, उनके लिए डायनेमिक पोर्शन, ये सब कुछ मैम कवर करवाएंगी। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन अब अलग से कंडक्ट हुआ करेंगे। तो एसएससी के अलग, बैंकिंग के अलग। तो बैंकिंग स्पेशल फैकल्टी जो है परचम क्लासेस ने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी है। अब देखते हैं आज की क्लास में सबसे पहली न्यूज क्या है। देखिए, हमने ये पढ़ा था सीईओ की रैंकिंग के अंदर मुकेश अंबानी को इंडिया में टॉप रैंक मिला है। ठीक है, और पूरे विश्व में सेकंड रैंक मिला है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 का आया था, जिसके अंदर जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं उनको पूरे विश्व में सेकंड रैंक मिला है सीईओ की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि और कौन कौन है इस ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स के अंदर। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट रैंक पे जो आए हैं, जो चाइना के हैं, ठीक है, टेंसेंट कंपनी के ह्यूटियांग मा, इनको फर्स्ट रैंक मिला है ग्लोबली। मुकेश अंबानी को ग्लोबली सेकंड रैंक मिला है। रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं, इंडिया से हैं। फिर जेनसेन ह्यूएंग को थर्ड रैंक मिला है। टिम कुक को फोर्थ रैंक मिला है। नटराजन चंद्रशेखरन जो फिर से टाटा सन्स इंडिया के हैं, इनको ग्लोबली फिफ्थ रैंक मिला है। यानी टॉप 5 में 2 इंडियंस हैं, बहुत बड़ी बात है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है मुकेश अंबानी। ठीक है, दूसरे पे है नटराजन चंद्रशेखरन, तीसरे पे है अनीश शाह। ठीक है, ग्लोबली 6th रैंक पे है, लेकिन इंडिया में 3rd रैंक पे है। सलील पारेख 4th रैंक पे है, इंडिया में ग्लोबली 16th रैंक है। शशि जगदीशन ग्लोबली 5th रैंक 22nd रैंक पे है, इंडिया में 5th रैंक पे है। एचडीएफसी बैंकिंग के सीईओ है। सलील पारेख इन्फोसिस आईटी सर्विसेज के सीईओ हैं। अनीश शाह महिंद्रा ग्रुप के सीईओ है। ठीक है, तो इनको याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स होता है, इसके अंदर हमने क्या देखा था, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है सीईओ की, कि कोई भी सीईओ अपनी कंपनी के अंदर कितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, कितने सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स लगा रहा है, कितना कमर्शियल लीडरशिप उसके हाथ में है, कितना स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म विजन वो रख रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ये इंडेक्स फिक्स किया जाता है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस की बात करें तो इसके चेयरमैन और सीईओ जो है डेविड हेग हैं। हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और ये 1996 में फाउंडेड हुआ था। अगली न्यूज क्या थी, एक्सिम बैंक ने 9013 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी को इन्वोक करने के बाद। देखो, जो ये इतने सारा लोन था, ये पिछले साल डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में था। ठीक है, ये पिछले साल जो है ये डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में था। डाउटफुल डेब्ट्स इनको क्लासिफाई कर दिया गया था। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये कहा है कि ये पैसा हम आपको देंगे। ठीक है, ये गारंटी दी है भारत सरकार ने, और जैसे ही गारंटी दी है तो इतना पैसा एक्सिम बैंक को जो है वो मिल जाएगा। ये न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है हर्षा बंगारी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। नाम पूरा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया।
अगली न्यूज है, क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी 6.7% से ग्रो करेगी। ठीक है, 2024 से 2031 फिस्कल पीरियड के अंदर 6.7% से ग्रो करेगी। क्रिसिल क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जिस तरीके से किसी मूवी को क्रेडिट रेटिंग मिलती है, ऐसे ही कंपनीज को भी क्रेडिट रेटिंग मिलती है, ऐसे ही देश को भी क्रेडिट रेटिंग मिलती है। तो क्रिसिल ने ये कहा है भारत की इकोनॉमी जो है वो 6.7% से ग्रो करेगी इन 7 सालों में, 2024 से 2031 में। ठीक है, 6.7% पर ईयर ग्रो करेगी इन 7 ईयर्स के अंदर। ये प्री पैंडेमिक इरा से, प्री पैंडेमिक डिकेडल से, यानी 2010 से 2020 के समय की से तुलना अगर हम करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा है। उस समय वो 6.6% था, अब पोस्ट पैंडेमिक ये 6.7% से ग्रो करेगा। की कंट्रीब्यूटर इसके अंदर कौन कौन है? पोस्ट पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन लेवल जो है भारत का वो 5.7% रहा दिसंबर 2023 में, क्योंकि वेजिटेबल प्राइस और फूड ग्रेन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा उस कारण। ठीक है, आरबीआई जो है 4% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने की कोशिश में लगा हुआ है, ऐसा क्रिसिल का कहना है। अभी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या कहता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने बेस्ट ग्रीन बॉन्ड का अवार्ड जो है वो हासिल किया है एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के अंदर। सबसे बढ़िया ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किए हैं? ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ये ग्रीन बॉन्ड क्या थे? मैंने आपको बताया था, जितना भी पैसा इन बॉन्ड्स के माध्यम से मिलेगा वो सारे का सारा पैसा किस चीज के लिए यूज होगा? वो सारे का सारा पैसा जो है वो इकोसिस्टम को अच्छा करने के लिए, इकोलॉजिकल, इको फ्रेंडली चीजें करने के लिए वो सारा पैसा यूज होगा। और जो ये अवार्ड मिला है, ये कहाँ मिला है? द एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 की कैटेगरीज को अनाउंस करते हुए ये पहला $US ग्रीन बॉन्ड इशू है भारत के अंदर आफ्टर इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी। जब से भारत ने G20 प्रेसिडेंसी अज्यूम की है, ये भारत के पहले ग्रीन बॉन्ड है $US डिनोमिनेशन के अंदर। आरईसी लिमिटेड एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है और आरबीआई के साथ ये एज अ एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये जो अवार्ड है दिस इज प्रेजेंटेड बाय द एसेट पब्लिशिंग एंड रिसर्च लिमिटेड टू रिकॉग्नाइज दोज हु एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। जो अपने अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में एक्सीलेंट काम कर रहे हैं उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। अगली न्यूज है, यूएन की जो रेगुलर बजट आया है उसमें भारत ने $32.89 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है। यूएन का जो रेगुलर बजट बनता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे पीस बिल्डिंग काम, बहुत सारे सिक्योरिटी के लिए काम करता है। अब हर किसी के काम में फंडिंग की जरूरत तो पड़ती है, तो जितने भी मेंबर नेशन होते हैं उनको यूएन ये कहता है कि आपको हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो भारत ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? $32.89 मिलियन इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है यूएन रेगुलर बजटिंग के अंदर। 31 जनवरी 2024 को इंडिया ने ये पैसा वहां पे दिया है और इंडिया को ऑनर रोल मिला है 2024 के लिए। देखो, जब भी इशुएंस आता है, जब भी यूएन इशू करता है इस बात को कि भाई हमें ये पैसा चाहिए, यूएन का बजट बन रहा है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर जितने भी राष्ट्र ये मदद कर देते हैं, जितने भी राष्ट्र ये पैसा भेज देते हैं, उन राष्ट्रों को ऑनर रोल मिलता है। तो ऐसे ही भारत ने भी विद इन 30 डेज इतना पैसा यूएन के अंदर दे दिया है, इसलिए भारत को भी ऑनर रोल 2024 जो है वो मिला है। ठीक है, 43 मेंबर्स 5 फरवरी 2024 तक 43 मेंबर्स जो है वो पैसा दे चुके हैं। तो ऐसी बात यूएन के लिए थी। यूएन रेगुलर बजट की अगर बात करें तो यूएन के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स के, इंटरनेशनल जस्टिस एंड लॉ के, रीजनल कोऑपरेशन के, डेवलपमेंट के, ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के, पब्लिक इंफॉर्मेशन के। इन सभी के अंदर पैसा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 2024 के लिए $3.59 बिलियन जो है इतने का बजट बनाना है। ठीक है, दिस इज अबाउट $300 मिलियन मोर देन $3.3 बिलियन बजट। तो अक्टूबर 2023 में 300 मिलियन बजट था और अब जो है वो बढ़ के 3.59 बिलियन बजट हो गया है। पीस बिल्डिंग फंड अलग से दिया जाता है। ठीक है, 50 मिलियन जो $है वो अलग से पीस बिल्डिंग फंड के लिए, यानी कि शांति को स्थापित करने के लिए जो पीस कीपिंग फोर्स होती है स्पेशली, वो पैसा उसमें लगेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और ये 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? एसबीआई ने
फ्लाई वायर के साथ टाई अप किया है टू फोस्टर पेमेंट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अब्रोड। अब देखो एसबीआई ने और इधर से फ्लाई वायर कॉरपोरेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड एक कॉरपोरेशन है, ग्लोबल पेमेंट की कॉरपोरेशन है, इसने क्या किया है, इसने एसबीआई के साथ टाई अप किया है कि भारत के जितने भी स्टूडेंट्स ग्लोबली काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी भारत के बाहर हैं, तो उनको अगर लोकल करेंसी में पैसा इंडिया में भेजना है या लोकल करेंसी में पैसा इंडिया से मंगवाना है, तो वो कैसे करवा सकेंगे, इस टाई अप के थ्रू करवा सकेंगे। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स कैन नाउ पे एजुकेशन फी टू हायर एजुकेशन। अब हमको कोई अगर एजुकेशन फी पे करनी है, अपने कोर्सेज की फी पे करनी है, तो आप इसके माध्यम से इंडियन की करेंसी के अंदर ही, आईएनआर यानी कि इंडियन रूपी के अंदर ही आप ये पैसा पे कर सकते हो। एलआरएस गाइडलाइंस क्या है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये आरबीआई ने बनाई थी ताकि जितना भी प्रोसेस है उसके साथ कंप्लायंस किया जा सके और भारत के स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। ठीक है, इसका प्रोसेस कैसे होगा, फ्लाईवायर जो है वो एसबीआई प्लेटफॉर्म के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देगा। आपका जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो एसबीआई के माध्यम से होगा, आगे फ्लाईवायर उसको दूसरे देशों तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंडिया के स्टूडेंट जो हैं वो यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर घूम रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए इन देशों के अंदर भारतीय बच्चे मूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओपन डोर्स 2023 रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ के किस देश के दूसरे देश में है, तो इंडिया का भी एक काफी अच्छा सेक्शन जो है विदेशों में पढ़ रहा है, तो उनको इन चीजों से आसानी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, 1955 में स्टैब्लिश हुआ और इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट न्यूज है OECD's economic outlook raised India's GDP forecast for financial year 25 to 6.2%। अब देखो क्या था, 2023 में OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने 2023 के अंदर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ बताई थी वो 6.1% बताई थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के इसने कह दिया है कि ये 6.2% होएगी और 2025-26 के लिए इसने इसको 6.5% बताया है, यानी इंडिया को ग्रो करते हुए ये भी देख रहे हैं। जैसे क्रिसिल भारत की जीडीपी को पहले से अच्छा बता रहा है, ऐसे ही ओईसीडी भी भारत की जीडीपी को पहले से काफी अच्छा बता रहे हैं। रिपोर्ट की बात करें तो ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक प्रिपेयर्ड बाय ओईसीडी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, देखो ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर होती है ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक, इसको जो ओईसीडी का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वो प्रिपेयर करता है और पूरा ईयरली एनालिसिस भारत का किया जाता है। इन्फ्लेशन कहा कि 25 के अंदर 2025 में इन्फ्लेशन 4.9% तक हो जाएगा। ठीक है, नवंबर 23 में 5.3% का प्रोजेक्शन लगाया था, लेकिन कहा है ये कम होके 4.9% हो जाएगा इन्फ्लेशन, जो एक अच्छी चीज है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट होगा, पहले की तुलना में इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर ज्यादा होगा, ये बात यहाँ पे बताई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, इन्फ्लेशन इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन हायर देन इन द एडवांस्ड इकोनॉमी। ये कह रहा है वैसे तो ठीक ठाक होएगी इन्फ्लेशन अपने यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर इमर्जिंग मार्केट की बात करें और एडवांस्ड इकोनॉमी की बात करें, दोनों को कंपेयर करें, तो एडवांस्ड इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कम है और इमर्जिंग मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है, जिसके चलते टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर दिया जाता है, जिससे आपको पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है और मिलता है तो वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, जिससे लोग लोन लेने ही नहीं जाते। लाइक ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इन्फ्लेशन जो है ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, पर पहले की तुलना में कम रहेगा पर वो ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक आउटपुट है ये ग्लोबल लेवल पे देखा जाता है और ये लगातार चौथा साल है जो इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 7% से ज्यादा ग्रो कर जाएंगे हम आफ्टर कोविड के टाइम की अगर बात करें तो। इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो ग्लोबल लेवल पे चेक करती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन G20 नेशंस का कितना है ये चीजें देखता है और ग्रोथ फोरकास्टिंग जो है वो बताती है ये रिपोर्ट। फिर इसके बाद अगली न्यूज है, यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए और कृषि रक्षक हेल्पलाइन को भी प्रमोट किया है। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन्होंने ये
सारथी पोर्टल इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, और कृषि रक्षक हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया। देखो इस सारथी के अंदर क्या होगा, जो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है आप उसका स्टेटस जान सकेंगे, कितना तो आपने प्रीमियम दे दिया है, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, आप रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो सारथी जो है यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया है, ठीक है। This initiative was launched in the presence of Ministry of State. Minister of State की presence के अंदर ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की अगर बात करें, ये फार्मर के इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई करेगा। ये क्या करेगा, फार्मर के इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई करेगा, मतलब अगर आपको इंश्योरेंस खरीदना है तो उस पूरी प्रोसेस को ये सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। और क्या करेगा ये, और इन द जो इंश्योरेंस प्रोसेस को, फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा। दिस विल एक्ट एज अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करेगा, ठीक है। मतलब कि सारे आपके प्रोडक्ट इंश्योरेंस के एक ही जगह दिख जाएंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूजर फ्रेंडली होगा, आसान होगा यूज करना, ठीक है। और इसको आप AIDE ऐप की मदद से इस पोर्टल को यूज कर सकेंगे। ये एक एप्लीकेशन है, आपके एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी AIDE ऐप, जिसके माध्यम से आप इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं। कृषि रक्षक पोर्टल क्या है, ये जो भी गैप आता है इंश्योर्ड फार्मर्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, मतलब कि कंपनीज को नहीं पता लगता कितने फार्मर रजिस्टर्ड है, कितने बचे हुए हैं, उन दोनों के गैप को पूरा करने का काम कृषि रक्षक पोर्टल करेगा, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये डेवलप किया है MOA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा, इससे आपकी लर्निंग नॉलेज इनहेंस होगी, आप कैसे इंश्योरेंस ले सकते हो, कौन कौन से इंश्योरेंस ले सकते हो, ये सारी चीज यहाँ पे आएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से लॉन्च की थी। इससे क्या होगा, प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, इन सब तरीके की फसलों की जो इंश्योरेंस है वो किसान को मिल जाता है, और किसी तरीके का अगर नेचुरल हैजार्ड होने वाला है तो किसान सिक्योर रहता है। कोई भी एस्पिरेंट अगर इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़ना चाहता है तो आप लोग बिल्कुल जीरो से मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसा मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी, कैसा मैं पढ़ाती हूँ इकोनॉमी, आप परचम की ही यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। लगभग 33 वीडियोस मेरे इकोनॉमी के हैं और 36 लेक्चर मैंने वहाँ पे पॉलिटी के डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो कोई भी स्टूडेंट अगर एनरोल करना चाहता है हमारे कोर्सेज के अंदर, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देखिए, ठीक है, और बाकी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। आगे क्या है, फेडरल बैंक ने स्टीलर सेविंग अकाउंट एंड मास्टर कार्ड लॉन्च किया है। अब देखो फेडरल बैंक ने ये ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर, ये सेविंग अकाउंट ऐसा है, एक तो इसके सेविंग अकाउंट के अंदर आपको इंश्योरेंस के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, दूसरा आपका वेलनेस देखा जाएगा, आपकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, आपके हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो ये सेविंग अकाउंट है ये वेलनेस प्रोग्राम के साथ आ रहा है। इसके अंदर आपका डेली हेल्थ और वेलनेस, मेंटल वेलनेस, टेली मेडिसिन, ऑफलाइन केयर, ये सारी चीज इंक्लूड होगी। और इंश्योरेंस मिलेगा आपको 10 लाख रुपए तक का, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है। इंश्योरेंस कवरेज इज प्रोवाइडेड बाय HDFC। ये जो इंश्योरेंस आपको देगा ये HDFC इर्गो प्राइवेट लिमिटेड आपको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। वेलनेस कवरेज इसके साथ आपको मिलेगा, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और जो डेबिट कार्ड लॉन्च किया है उसकी विड्रॉल लिमिट है 50,000 रुपए पर डे। एक दिन में आप 50,000 रुपए ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और एक साल में द एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा इसका 300 रुपए, मेंटेनेंस चार्ज होगा 300 रुपए। शॉपिंग की लिमिट है 3 लाख रुपए पर डे। मतलब कि अगर आपको कैश निकालना है तो 50,000 रुपए ATM से निकलेगा, और अगर उसी के माध्यम से आप शॉपिंग कर रहे हो तो 3 लाख रुपए की एक दिन में आप शॉपिंग कर सकते हो। फेडरल बैंक के MD और CEO है श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर है अलुआ कोची के अंदर, 1931 में इस्टेब्लिश हुआ है और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगली न्यूज है, RBI और नेपाल राष्ट्र बैंक ने एक टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है UPI और NPI को क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए। अब देखो भारत का RBI अपना क्या है UPI और नेपाल का नेशनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी नेशनल पेमेंट इंटरफेस NPI। इन दोनों ने आपस में टाई अप कर लिया है, इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट, टर्म ऑफ रेफरेंस साइन कर लिया है।
इंडिया से नेपाल रेमिटेंस भेजने हैं या नेपाल से इंडिया रेमिटेंस भेजने हैं, तो इसी के माध्यम से ये रेमिटेंसेस जो है इधर से उधर जाएंगे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के कोस्ट इफेक्टिव फंड में बहुत इजी मैनर में ये पैसे जो है एक देश से दूसरे देश में जाएंगे। अगली न्यूज क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने 88 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और नया रुपे कार्ड और कासा वेरिएंट जो है वो लॉन्च किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो अपना 88 फाउंडेशन डे 10 फरवरी 2024 को चेन्नई तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट करता है, ठीक है। इसमें 3 रुपए कार्ड, 3 तरीके के वेरिएंट इन्होंने चलाए हैं, रुपे क्लासिक, रुपे प्लैटिनम और रुपी सेलेक्ट, ठीक है। और फिर एक फ्रीडम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट वेरिएंट भी लॉन्च किया है। जो ये रुपे क्लासिक है इसमें पॉइंट्स और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। रुपे प्लैटिनम के अंदर 10 लाख तक का कवरेज भी मिलेगा इंश्योरेंस का। रुपे सेलेक्ट के अंदर आपको लाउंज एरिया, डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, ठीक है, और फ्री जिम सब्सक्रिप्शन, ये सारी फैसिलिटी भी आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। फ्रीडम कासा वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर जीरो फी से आप अपना खाता खुलवा सकते हो, कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है और अपने हिसाब से इस अकाउंट को आप यूज कर सकते हो, चाहे 0 रुपए में इस अकाउंट को खुलवा लीजिए। अगली न्यूज है, भारत ने अपनी यूपीआई सर्विस श्रीलंका और मॉरिशियस में एक्सटेंड कर दी है। नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका और मॉरिशस में भारत की यूपीआई सर्विस आ गई है, यानी कि अब भारत के बैंक और श्रीलंका और मॉरिशस के बैंक आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। यहाँ का पैसा यहाँ के लोग वहां पे भेज सकते हैं और वहां के लोग डायरेक्ट मैनर में यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया ने श्रीलंका और मॉरिशस के साथ, पहले भूटान और फ्रांस के साथ भी किया था, तो अभी भारत की जो यूपीआई पेमेंट की लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, इन सब के साथ मिलके इन देशों ने यूपीआई पेमेंट की है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही यूपीआई लॉन्च किया है। तो एनपीसीआई के जो सीईओ है वो है दिलीप आसबे, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और ये 2008 में बना था, ठीक है। अगली न्यूज है प्रभाव। सिडबी अनवील्स द क्रिसिल स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ फंड्स ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखो, सिडबी ने क्रिसिल की एक रिपोर्ट, क्रिसिल की रिपोर्ट कौन सी थी? स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ फंड्स ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब जितनी भी फंडिंग होती है उसके ऊपर उसका प्रभाव स्टार्टअप्स पे क्या है, स्टार्टअप के इकोसिस्टम पे क्या है। सिडबी ने उसकी रिपोर्ट को अनवील किया है। इम्पैक्ट देख रहे हैं यानी प्रभाव देख रहे हैं, तो रिपोर्ट को नाम प्रभाव ही दे दिया है। सिडबी ने ये रिपोर्ट जो है, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, क्रिसिल ने जो बनाई थी उसको अनवील किया है, उसको जारी किया है। 30 नवंबर 2023 को 129 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो सैंक्शन किए गए थे, ठीक है। और लगभग इतना रुपया 17,534 करोड़ रुपया 938 स्टार्टअप्स को मिला था। अब इसका उसके ऊपर प्रभाव क्या रहा, ये रिपोर्ट जो है ये बनाई किसने है? क्रिसिल ने, और अनवील किसने की है? सिडबी ने। सिडबी जो है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है शिव सुब्रमण्यम रमन, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है और ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगली न्यूज क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल एमएसएमई को और स्मॉल रिटेलर्स को एम्पावर करने के लिए लॉन्च कर दिया है। देखो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने ये इंट्रोड्यूस किया है डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? इसके अंदर ये है, ये आपको, आप कितना डिजिटली रेडी हो चुके हो, आप कितना डिजिटली प्रिपेयर हो चुके हो, ऐसा सर्टिफिकेशन ये देंगे। इसमें क्या है? इसमें एक डीआरसी पोर्टल है। डीआरसी पोर्टल क्या करेगा? ये डिजिटल रेडीनेस डेवलप्ड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टूल है जिसके अंदर 7 मॉड्यूल्स होंगे। उसके हिसाब से आपको खुद को असेस करना होगा हम इन मॉड्यूल्स पे कितना खरे उतरते हैं। प्री रिक्विजिट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ कैसा है, प्रोडक्ट का कैटलॉग आपके यहाँ कैसा है, कैटलॉग मैनेजमेंट कैसा है, पैकेजिंग, पेमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, इन 7 चीजों के ऊपर आपको खरा उतरना होगा और फिर उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, डिजिटल रेडीनेस देखा जाएगा, ऑनलाइन ऑपरेशंस आपके यहाँ कैसे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कितना प्रोफिशिएंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, डिजिटल तरीके से वर्क फ्लो कितना आप इंटीग्रेट कर देते हो, इन माध्यम से आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। ये डिजी रेडी सर्टिफिकेट जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके चेयरमैन है जैक्सी शाह
और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, जो 1997 में बना था। अगली न्यूज क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट पंजाब एंड सिंध बैंक एंड वेयर हाउस एंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक एमओयू साइन किया है ताकि फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। अब देखो ये फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स अपना जितना भी सामान होता है उसको गोदाम में जमा करवाते हैं, गोदाम से एक वेयर हाउस की रिसिप्ट मिलती है, गोदाम से एक वेयर हाउसिंग की रिसिप्ट मिलती है जिसको ENWR इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाती है, ई नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट जिसको कहते हैं। उस रिसिप्ट को यूज करके आप लोन लेते हो, उसको गिरवी रख के उसको कोलेट्रल की तरह यूज करके कोई भी किसान लोन लेता है। तो अब ये न्यूज है कि दोनों ने एक एमओयू साइन किया है कि अगर किसानों को लोन चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो लगेगा, बहुत कम ब्याज की दर पे उनको ये लोन जो है वो मिल जाएगा, अप टू 75 लाख का, अप टू 75 लाख का, ठीक है। और 75 लाख से शुरू करके 5 करोड़ तक का एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर इनको लोन मिल जाएगा, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ENWR क्या है ये मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपका वेयर हाउसिंग रिसिप्ट जारी होता है उसको ENWR कहते हैं, ठीक है। और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके चेयरमैन है TK मनोज कुमार, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये 2010 में स्टैब्लिश हुआ है। पंजाब एंड सिंध बैंक के CEO हैं स्वरूप कुमार साहा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये 1908 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। अगली न्यूज क्या कहती है, अगली न्यूज है यस बैंक ने और ले रेमिट ने पार्टनरशिप की है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फॉर MSME। ये ले रेमिट क्या है, ये बेंगलुरु बेस्ड एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। इसने यस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है, MSME को अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसीज में, तो ये दोनों मदद करेंगे, ठीक है। तो ले रेमिट के फाउंडर और CEO कौन है, शीतल जैन है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है और 2022 में ये स्टैब्लिश हुआ था। अगली न्यूज क्या है, शिवालिक ग्रुप रिसीव्स सेबी अप्रूवल फॉर देयर इनॉग्रल AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अहमदाबाद बेस्ड एक रियल एस्टेट डेवलपर है शिवालिक ग्रुप, इसको सेबी से अप्रूवल मिल गया है कि आप अपने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को अब जारी कर सकते हो 300 करोड़ का शुरुआत में और फिर एडिशनल 150 करोड़ भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। RBI ने बैंक को, नॉन बैंक को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के लिए परमिशन दे दी है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 23 फरवरी 2024 को RBI ने मास्टर डायरेक्शन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI के लिए जो मास्टर डायरेक्शन था उसको चेंज कर दिया है और ऑथराइज्ड बैंक और नॉन बैंक्स को अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए PPI जारी करने के लिए परमिशन दे दी है, ठीक है। ये सारी परमिशन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग RBI दे सकता है। और ये जो PPI होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, PPI होता क्या है, जिसमें आप पहले पैसा डलवा देते हैं बाद में उसको यूज करते हैं, जैसे हमारा प्रीपेड फोन होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। टाइप्स ऑफ PPI, स्मॉल PPI जिसके अंदर मिनिमम डिटेल आती है और कैश विड्रॉल आप नहीं कर सकते, ट्रांसफर करते हो बहुत थोड़ा। स्मॉल PPI 2 तरीके का होता है, 10,000 रुपए तक का आप ट्रांसफर कर रहे हो और 24 महीने के अंदर, ठीक है। और दूसरा होता है जिसके अंदर कोई कैश होल्डिंग फैसिलिटी नहीं होती। फुल KYC PPI के अंदर क्या होता है, नो योर कस्टमर कंप्लीट कराओ और आप कैश विड्रॉ, फंड ट्रांसफर, कैश विड्रॉल ये सब कुछ आप कर सकते हो, ये होता है फुल KYC PPI। अगली न्यूज है, RBI अलाउ पेटीएम टू माइग्रेट UPI पेमेंट बैंक्स टू अदर बैंक। ये क्या कह रहा है, RBI ने पेटीएम बैंक तो बंद कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है कि RBI ने पेटीएम बैंक को बंद कर दिया है, वो अब और ज्यादा कस्टमर्स को ऑन बोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कहा है आपकी जो फैसिलिटी थी पेटीएम की, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक था एक तो, और एक फैसिलिटी थी पेटीएम की जो UPI का यूज करके ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। आप उस UPI पेमेंट बिजनेस को माइग्रेट कर सकते हो दूसरी जगह, मतलब बाकी बैंक्स को आप ये काम सौंप सकते हो। आपका बैंक बंद कर दिया है लेकिन आप इस काम को दूसरी जगह सौंप सकते हो, ठीक है, ऐसा RBI ने इसको कहा है। अगली न्यूज है, CEIB ने ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल फॉर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। CEIB क्या है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो SBI के साथ मिलकर ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल को
लॉन्च कर रहा है। ये ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल क्या है, जितने भी, या एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन पोर्टल क्या है, ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से जो भी पोटेंशियल बोरोवर्स हैं, उन पोटेंशियल बोरोवर्स ने कितना लोन लिया है, कितना लोन एनपीए है, कितने हाई वैल्यू लोन है, कितने लो वैल्यू लोन है, ये ऑटोमेटिकली सर्च करके देगा ये पोर्टल किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को, किसी भी कस्टमर को। तो ये एक लॉन्च किया है सीईआईबी ने एसबीआई के साथ मिलकर, ठीक है। और सीईआईबी की नोडल एजेंसी कौन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है। इसमें यही बात बताई हुई है। अगला न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, उबर ने ओएनडीसी के साथ पार्टनरशिप की अपनी मोबिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए उबर मोबाइल ऐप पे। आपको पता है उबर ऐप है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपनी कैब बुक कराते हैं। तो अभी उबर ने अपना जो मोबिलिटी है वो एक्सपेंशन किया है, मोबिलिटी को ओएनडीसी के साथ मिलकर एक्सपैंड किया है, ठीक है, उबर मोबाइल ऐप को और ज्यादा विस्तृत कर दिया है, ऐसी न्यूज इसके अंदर है। ओएनडीसी क्या है, ये एक इनिशिएटिव है डीपीआईआईटी का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी है कैलिफोर्निया की, ठीक है, यूएस से बेस्ड उबर टेक्नोलॉजी की ये एक सब्सिडरी है। अगली न्यूज क्या है, गोवा और वर्ल्ड बैंक ने ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी लॉन्च किया है। गोवा और वर्ल्ड बैंक ने ब्लेंडेड फाइनेंशियल फैसिलिटी यानी बीएफएफ क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए लॉन्च किया है। ये दोनों मिलकर एक फंड बना रहे हैं, जिस फंड का काम क्या होगा, क्लाइमेट को सुरक्षा देना। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा पार्टनरशिप कर रही है वर्ल्ड बैंक के साथ क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। ऐसा पहली बार होगा कि क्लाइमेट के लिए अलग से कोई राज्य जो है वो इतना बड़ा फंड बना रहा है, ठीक है। इसके अंदर गोवा और जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर जो रैपिडली इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसके इफेक्ट को कम किया जाएगा, ठीक है। ये क्लाइमेट फोकस्ड मल्टी सेक्टोरल फैसिलिटी होगी सब नेशनल लेवल पर। ये इनिशिएटिव जो है किस विजन पे काम कर रहा है, समृद्धि, संतुलन और सुरम्यता पे काम कर रहा है, जो गोवा का क्लाइमेट एक्शन प्लान था 2023 से 33 तक का, विकसित गोवा 2047 जिसकी थीम थी, उसका एक टैग लाइन है समृद्धि, संतुलन, सुरमयता। और उसी को चलते आरबीआई यानी जो गोवा है वो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके इस क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड को बना रहा है। इससे क्या होगा, एक तो क्लाइमेट को आप अच्छा करोगे, दूसरा जो है जितना क्लाइमेट अच्छा होगा उतना आपको पता है गोवा इज फेमस फॉर, आपको पता है गोवा जो है बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो आते हैं गोवा के अंदर, तो उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, ग्रीन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी इसके साथ डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, पेमार्ट ने 5 इंडियन बैंक्स के साथ मिलके इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम जो है वो जारी किया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये 5 इंडियन बैंक कौन से थे, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और करूर वैश्य बैंक। ये 5 बैंक पेमार्ट इंडिया के साथ मिल रहे हैं और पहला वर्चुअल एटीएम कार्ड, ठीक है, और 4 और एडिशनल बैंक्स को भी कोलैबोरेशन में लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके साथ क्या होगा, वर्चुअल एटीएम कार्ड के अंदर क्या होगा कि मोबाइल बैंकिंग, आपको इसके लिए एक स्मार्टफोन, एक एप्लीकेशन, किसी भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी कैश विड्रॉल के लिए, ठीक है। और इसमें आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी जिस भी दुकान पे आप खड़े हो वो ओटीपी उस दुकान वाले को आपको बता देना है, वो उसको उस मशीन में फिल करके वहां से ही कैश विड्रॉ को कर लेगा, ठीक है। तो 2000 रुपए पर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं मैक्सिमम, और कम से कम 100 रुपए, और एक महीने के अंदर मंथली कैप है 10,000 रुपए ही विड्रॉ हो सकते हैं इस वर्चुअल एटीएम कार्ड से, ठीक है। इसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 23 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया के लिए अलाउ कर दिए हैं, अप्रूव कर दिए हैं, ताकि गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर आईएफआई यानी कि इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट को लॉन्च कर सके। ये इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट क्या है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए एक तो ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सर्विसेज स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, विमेंस को मिल सकेगी, बहुत सारी विमेंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सीख के आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए पैसे दे दिए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी गुजरात के एमडी है तपन रे, हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में, और ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। अगली न्यूज है आईआरईडीए और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने मिलके रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। इंश्योरेंस रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और पंजाब नेशनल बैंक दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके
ये रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स को अच्छा कर रहे हैं। जॉइंट लैंडिंग है, जैसे लोन देना हो किसी को तो जॉइंटली लोन देंगे दोनों, ठीक है, जिससे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जो है ज्यादा लग सके। ठीक है, तो ये पूरे मंथ की हमारी एक क्विक समरी थी, क्विक न्यूज थी। डिटेल में जानना है तो आप वीकली में जाना, और उम्मीद करती हूँ आपको एक हेल्प इससे मिली है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।